प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत। मैं बहादुर सिंह। आज की इस वीडियो में जो आपका पिछला वीडियो था विशेषण, तो उस विशेषण पर आधारित बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूं कि किस प्रकार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसा उदाहरण पेपर में आता है और किस प्रकार आपको उस प्रश्न को हल करना है, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। देखो, आपने संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ लिया, सर्वनाम वाला टॉपिक पढ़ लिया, विशेषण वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं, बोर्ड परीक्षा में कभी भी इनकी परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में जो पद परिचय का प्रश्न आता है उसमें पेपर में एक उदाहरण आपको छपा हुआ मिलेगा, एक वाक्य आपको मिलेगा और उस वाक्य में जितने भी शब्द आ गए उन शब्दों में से किसी एक शब्द के नीचे लाइन, एक पंक्ति खींची हुई आती है, उस शब्द का परिचय आपको देना होता है। तो अगर मान लीजिए वो शब्द विशेषण शब्द है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, अगर हम एक नजरिया ये देखें कि दिए गए वाक्य में या परीक्षा में आने वाले वाक्य में वो शब्द विशेषण है, तो उस विशेषण शब्द का पद परिचय आपको किस प्रकार देना है उसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। तो बात करते हैं विशेषण शब्दों की पद परिचय की। अगर वाक्य में दिया गया शब्द विशेषण है तो विशेषण के पद परिचय के लिए आपको कौन कौन से बिंदु काम में लेने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर वाक्य में संज्ञा शब्द है तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय 5 बिंदुओं के आधार पर दिया जाता है, जो कि आपको बताया कि आप संज्ञा का भेद बता दो, संज्ञा का वचन बता दो, संज्ञा का लिंग बता दो, संज्ञा का कारक बता दो और क्रिया के साथ उसका संबंध बता दो। यानी 5 बिंदुओं के आधार पर आप संज्ञा का पद परिचय दे सकते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में बताया था कि अगर वाक्य में सर्वनाम शब्द है तो उसका पद परिचय भी 5 बिंदुओं के आधार पर दिया जाता है। सर्वनाम का भेद बताओ कि 6 सर्वनाम में से कौन सा सर्वनाम है, उस शब्द का वचन बता दो, उसका लिंग बता दो, उसका कारक बता दो और उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है ये बता दो। लेकिन अगर वाक्य में दिया गया शब्द या रेखांकित शब्द न संज्ञा शब्द है न सर्वनाम शब्द है और अगर वो विशेषण शब्द है तो उस विशेषण शब्द का पद परिचय आपको किस प्रकार देना है और कौन कौन से बिंदु आप काम में ले सकते हैं ये बता रहा हूं। अगर शब्द विशेषण है तो उसके पद परिचय के लिए आप 4 बिंदु काम में ले सकते हैं। 4 बिंदु कौन से हैं? नंबर 1, पहला जो बिंदु आता है वो तो आएगा विशेषण का भेद। विशेषण का भेद। अब विशेषण के भेद से मेरा तात्पर्य है अगर वो शब्द विशेषण है तो निश्चित है विशेषण के 4 प्रकारों में से एक है, चाहे तो वो गुणवाचक हो, चाहे वो संख्यावाचक हो, चाहे वो परिमाणवाचक हो और चाहे वो संकेतवाचक हो। सबसे पहले तो ये बताओ कि विशेषण शब्द है तो कौन सा विशेषण है। विशेषण का भेद बताने के बाद में दूसरा बिंदु आता है, उस विशेषण शब्द का आप वचन बताओ। उस विशेषण शब्द का आप क्या बताएंगे? वचन। और तीसरा जो बिंदु है वो आप क्या बताएंगे? उस विशेषण शब्द का लिंग। विशेषण शब्द का लिंग। अब देखो, विशेषण में जो चौथा बिंदु आता है, लगभग मुख्यतः तो आपको 3 ही बिंदु बताने हैं और विशेषण में चौथा बिंदु बताया जाता है विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। अब अवस्था से क्या तात्पर्य है ये बात अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि विशेषण की अवस्था हम किस प्रकार बताएंगे, क्योंकि लिंग आपने हिंदी में पढ़ लिए कि 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है
और अगर दोनों का आभास होता है तो वो उभयलिंग भी होता है। वचन भी आपने हिंदी में पढ़े हैं कि एक वचन होता है, बहुवचन होता है, और भेद मैंने आपको पढ़ाई दी। इन तीनों बिंदु को स्पष्ट करने में तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन विशेषण की अवस्था या आपके लिए एक नया बिंदु सामने आ गया, तो इस अवस्था को स्पष्ट करने के लिए मैं छोटी सी बात ये बता दूं कि अंग्रेजी में आपने डिग्री पढ़ी होगी, उसको हिंदी में अवस्था बोलते हैं। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, यह अवस्था है विशेषण की। नंबर 1 मूल अवस्था। मूल अवस्था 1 उत्तरावस्था। उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था 3 है। यह अवस्था भी विशेषण में बताया जाता है, लेकिन ये बिंदु आप तभी स्पष्ट करेंगे जब एक दिन इस बिंदु के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अभी मैं छोटे से रूप में आपको बता देता हूं 3-4 उदाहरण लेकर, बाकी इन 3 बिंदु में आपकी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं 2-3 उदाहरण ले रहा हूं जो किस प्रकार आपको हल करना है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, नंबर 1 पहली बात, एक उदाहरण आ गया, मान लीजिए कि यही परीक्षा में आ गया, मालिक सदैव ईमानदार नौकर की प्रशंसा करता है। मालिक सदैव ईमानदार नौकर की प्रशंसा करता है। मालिक सदैव ईमानदार नौकर की प्रशंसा करता है। ऐसा एक वाक्य पेपर में आपको दिया मिलेगा। अगर आप इस पूरे वाक्य को गौर से देखें तो इस वाक्य में 8 प्रकार के, अधिकतम 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो सकता है। भाई जैसे एक शब्द यह है, 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 एक शब्द यह है। ये शब्द वाक्य में चले गए तो पद हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 शब्द है। अब बात आती है कि परीक्षा में मान लीजिए कि पहले शब्द के नीचे लाइन आ गई और आपसे पूछा गया कि भाई शब्द का पद परिचय दो। हो सकता है दूसरे शब्द के नीचे लाइन आ गई, इसका परिचय आपसे पूछ लिया। हो सकता है तीसरे शब्द के नीचे लाइन आ गई, उसका परिचय आपसे पूछ लिया। तो आपको किस प्रकार स्पष्ट करना है, हम केवल विशेषण की ही बात करेंगे, बाकी संज्ञा और सर्वनाम की बात पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप इस उदाहरण में से विशेषण शब्द को पहचानो कि सर ये शब्द विशेषण है, उसके नीचे लाइन खींचो। पहले मालिक, क्या मालिक शब्द को आप विशेषण मानते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मालिक शब्द किसी की विशेषता नहीं बता रहा, इसे आप संज्ञा शब्द मानेंगे। सदैव को क्या आप विशेषण मानेंगे? सदैव शब्द भी विशेषण नहीं है। ये अगले बिंदु में जो है विकारी शब्द पढ़ेंगे, उनमें से एक शब्द आएगा ईमानदार नौकर। यहां ध्यान देना, ईमानदार नौकर, इसमें ईमानदार शब्द विशेषण है, नौकर शब्द भी विशेषण नहीं, प्रशंसा शब्द भी विशेषण नहीं, और करता है शब्द भी विशेषण नहीं। तो एक शब्द विशेषण आ गया ईमानदार। अब इसका परिचय आपको कैसे देना है? नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसके परिचय में सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि ये विशेषण का कौन सा भेद है। अभी आपने पढ़ा, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि भाई विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो ईमानदार शब्द में आप ये देखो कि ईमानदार कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है या संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है या फिर संकेतवाचक विशेषण है। अगर आप ध्यान से इस शब्द को देखेंगे तो आप अपने उत्तर पर भी आ जाएंगे। ईमानदार नौकर, इसमें ईमानदार जो शब्द है ये नौकर की विशेषता बता रहा है। नौकर एक संज्ञा शब्द है। अब ये संज्ञा का अगर गुण बता रहा है तो गुणवाचक में आ जाएगा।
गुण बता रहा है, गुणवाचक में आ गया। अब आप कहेंगे कि सर संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक में क्यों नहीं आया? तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ईमानदार शब्द नौकर संज्ञा शब्द की संख्या नहीं बता रहा, तो इसको आप संख्यावाचक कैसे मानेंगे? ईमानदार शब्द नौकर शब्द की मात्रा भी नहीं बता रहा, तो ये परिमाणवाचक भी नहीं है, और ये सर्वनाम शब्द भी नहीं है, तो उन तीनों को छोड़ दीजिए। सबसे पहला आपका उत्तर आ गया भेद में गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। क्लियर? पहचान लोगे? बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ईमानदार शब्द नौकर का गुण बता रहा है, इसलिए आप पहला बिंदु लिखेंगे कि गुणवाचक विशेषण है। नंबर 2, अब इस शब्द का आपको क्या बताना है? वचन। अब वचन कैसे बताएंगे? दूसरे बिंदु को बताने से पहले एक बात फिर मैं आपको बता दूं, हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन ध्यान देना, गौर करना। बहुत सारे बच्चे संस्कृत भाषा के अनुसार हिंदी में भी द्विवचन मान लेते हैं। हिंदी में द्विवचन नहीं होता, 2 ही वचन होते हैं, एक और बहु। यानी सीधी सी बात है, अगर उस शब्द में एक होने का बोध हो रहा है, एक वस्तु का बोध हो रहा है, उस स्थिति में आप एक वचन करेंगे। अगर उसमें एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध हो रहा है तो आप बहुवचन कहेंगे। द्विवचन हिंदी में नहीं होता, इन 2 में से आपको एक चुनना है। अगर एक का बोध हो रहा है तो उसे एक वचन आप कहेंगे, और एक से ज्यादा का बोध हो रहा है तो आप बहुवचन कहेंगे। तो बात करते हैं दूसरे बिंदु वचन की। ध्यान देना, आपको केवल ईमानदार शब्द पर ध्यान देना है, क्योंकि आप ईमानदार का ही परिचय दे रहे हैं। ईमानदार नौकर, नौकर की विशेषता बता रहा है ईमानदार। अब नौकर को देखो, नौकर एक है या फिर एक से ज्यादा, तो आप कहेंगे कि सर नौकर एक है, एक का ही तो बोध हो रहा है, बहुत सारी नौकरों की विशेषता तो नहीं बताएगी। नौकर शब्द केवल एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है, एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है, तो ईमानदार यहां पर क्या हो गया? एक वचन, एक वचन। क्लियर? ईमानदार एक वचन है, ईमानदार बहुवचन नहीं है, क्योंकि ईमानदार शब्द के द्वारा एक से अधिक नौकरों की विशेषता नहीं बताई गई। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की, जो आता है लिंग, विशेषण का लिंग। यहां ध्यान देना, क्योंकि हालांकि लिंग वाला जो टॉपिक है वो हिंदी में बिल्कुल सिंपल है कि लिंग भी 2 ही होते हैं, एक पुल्लिंग, एक पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और उभयलिंग भी होता है। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता, ये भी गौर करने की बात है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में नपुंसक लिंग भी लिख देते हैं। हिंदी में लिंग मूलतः 2 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पुरुष और स्त्री दोनों का आभास होता है, तो वहां उभयलिंग भी होता है। इसके अभी कई उदाहरण हम लेंगे ताकि ये बिंदु और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं लिंग की। ईमानदार, अब ईमानदार का लिंग आप क्या मानेंगे? क्या ईमानदार शब्द को आप पुल्लिंग मानेंगे, या ईमानदार शब्द को आप स्त्रीलिंग मानेंगे, या ईमानदार शब्द को आप उभयलिंग मानेंगे? दिक्कत कहां आती है? शब्द को देखने पर आपको लिंग का पता नहीं चलेगा। आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि भाई ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है। लिंग की पहचान करने के लिए सीधा सा तरीका है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उस शब्द पर आ जाओ, उस शब्द पर आ जाओ, उस शब्द के अनुसार इसका लिंग चलेगा। ध्यान देना, शब्द को देखने पर आपको लिंग का पता नहीं चलेगा।
बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उस शब्द को देखकर आपको लिंग निर्धारित करना है। तो यहां पर ईमानदार शब्द नौकर की विशेषता बता रहा है, मानते हो? क्लियर भाई, नौकर की विशेषता बता रहा है। अब ईमानदार शब्द का लिंग निर्धारित होगा नौकर के अनुसार। अब आप कहें, अगर मैं कहूं कि नौकर पुल्लिंग शब्द है, तो एक बार बच्चों ने यह भी प्रश्न किया था कि सर नौकर में कोई स्त्री भी तो हो सकती है, मतलब उसने अपना दिमाग एक अलग वे में लगा दिया। नौकर में पुरुष भी हो सकता है। यहां देखो मैं लिख रहा हूं नौकर, मैं एक शब्द की बात कर रहा हूं। नौकर में पुरुष भी हो सकता है और नौकर में स्त्री भी हो सकती है। अब बच्चे के सामने ये दिक्कत आ गई कि मुझे क्या पता कि मालिक कौन से नौकर की प्रशंसा कर रहा है, वो पुरुष है या फिर वो स्त्री है। आपको पुरुष और स्त्री में जाना ही नहीं है, आपको तो ये शब्द देखना है कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर ये शब्द स्त्रीलिंग है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर ये शब्द स्त्रीलिंग है? क्योंकि ये संज्ञा शब्द है। तो इसे पहचानने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका मैं ये बता रहा हूं कि आप इस शब्द के साथ आगे पीछे कोई विशेषण शब्द बैठा करके देखो। अगर वो विशेषण शब्द पुल्लिंग का बैठ रहा है तो समझ लेना ये शब्द भी पुल्लिंग है, और अगर वो शब्द स्त्रीलिंग का बैठ रहा है तो समझ लेना ये शब्द भी स्त्रीलिंग है। बाकी शब्द को देखने पर आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि अगर अनुभव ज्यादा है, कई उदाहरण आपने देखे हैं, तो आपको आगे पीछे शब्द जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके लिए जरूरी है, अपने उत्तर को और भी स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए जरूरी है कि इस शब्द के आगे पीछे आप विशेषण जोड़ो। जैसे नौकर का लिंग पता करना है। क्यों? क्योंकि नौकर का आप लिंग पता करेंगे तब ईमानदार का लिंग निश्चित होगा। क्योंकि शब्द को देखने पर आपको पता नहीं चलेगा। ईमानदार पुरुष के लिए भी काम में आता है, ईमानदार स्त्री के लिए काम में भी आता है, दोनों के लिए ही शब्द काम में आता है। हमें बात करना है नौकर की। जैसे मैंने कहा नौकर अच्छा है, नौकर अच्छा है, एक वाक्य, यानी नौकर शब्द के साथ मैंने एक विशेषण बैठा दिया अच्छा, जो शायद मेरे हिसाब से सटीक बैठ रहा है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप बोलचाल की भाषा में काम में ले सकते हैं कि नौकर अच्छा है। और अगर मैं इसी के साथ स्त्रीलिंग विशेषण का प्रयोग करूं, नौकर अच्छी है, अच्छी है, ये कुछ अटपटा हो गया, ये कुछ अटपटा हो गया, ये गलत वाक्य आपको लगेगा। नौकर अच्छा है, इसको आप पास कर रहे हैं कि बिल्कुल करेक्ट है, ये वाक्य सही है। तो ध्यान देना, यहां अच्छा शब्द क्या है? पुल्लिंग। अच्छी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो नौकर के साथ अच्छी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, तो नौकर यहां पर स्त्रीलिंग नहीं है। नौकर को आप क्या मानेंगे? पुल्लिंग। और जब नौकर को पुल्लिंग मानेंगे तो ईमानदार भी क्या होगा? पुल्लिंग। इस प्रकार आपको लिंग चेक करना है। तो शायद मेरे हिसाब से बात स्पष्ट हो गई होगी। अगर शब्द कोई विशेषण है तो उसके लिंग का पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको संज्ञा शब्द पर जाना पड़ेगा कि वो कौन से संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, और फिर उस संज्ञा शब्द को जज करना पड़ेगा कि वो शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। और उसे जज करने के लिए आपको उस शब्द के आगे पीछे कोई विशेषण बैठाना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण लो, मैं चाय शब्द लिख दिया मैंने, और कई बार बच्चों ने प्रश्न भी किया कि सर इस शब्द को देखते ही आपको कैसे पता चल गया कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? तो इसका एक तोड़ निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, इस शब्द के आगे पीछे आप शब्द जोड़ो। चाय अच्छा है नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। चाय अच्छी है, ये सटीक बैठ गया। क्लियर? चाय अच्छी है, ये शब्द आप काम में ले सकते हैं। और अच्छी क्या है? स्त्रीलिंग। तो चाय भी क्या है? स्त्रीलिंग। इसे पुल्लिंग तो नहीं कह सकते। बाकी अगर इस शब्द को आप देखेंगे तो देखने से थोड़ी पता चलेगा कि भाई ये पुल्लिंग है या फिर ये स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार आपको लिंग चेक करना है।
किसी भी प्रकार से परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे सिंपल टॉपिक है, 2 नंबर का टॉपिक है, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ईमानदार की पद परिचय की। सबसे पहला बिंदु हमने गुणवाचक विशेषण बता दिया, क्योंकि नौकर का गुण बता रहा है। लिंग बता दिया कि पुल्लिंग है, क्योंकि नौकर पुल्लिंग शब्द है, तो ईमानदार भी पुल्लिंग है। और अब बात कर रहे थे, सॉरी ये एक वचन है, तीसरे बिंदु की लिंग की, तो यह आ गया पुल्लिंग, यह आ गया पुल्लिंग। और चौथा बिंदु जो मैंने आपको अवस्था का बताया था, अभी उसको छोड़ दो, आगे वाले वीडियो में पहले अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ये चौथा बिंदु आपको स्पष्ट करना है। भेद हो गया, वचन हो गया, लिंग हो गया, ये एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण के अलावा एक उदाहरण मैं और देता हूं, जिससे और भी ज्यादा अपनी बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण लिया, निकिता 10वीं कक्षा में पढ़ती है, 10वीं कक्षा में पढ़ती है। मान लीजिए कि यही परीक्षा में आ गया। एक उदाहरण लेते हैं, निकिता 10वीं कक्षा में पढ़ती है। कितने शब्द है? 1, 2, 3, 4। इन 4 शब्दों में से किसी भी एक शब्द के नीचे लाइन आ सकती है। हम पढ़ रहे विशेषण, क्या इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है या नहीं? तो देखो, निकिता क्या विशेषण मानेंगे इसको? ये विशेषण नहीं है, इंडिविजुअल नाम आ गया, संज्ञा शब्द है, बिल्कुल सही है, ये संज्ञा, ये विशेषण नहीं है। अगले शब्द में चलो, 10वीं, ये नंबर आ गया, संख्या आ गई, 10वीं कक्षा, ध्यान देना ये शब्द विशेषण है, इसे आप विशेषण कहेंगे। अब विशेषण क्यों कहेंगे? क्या ये शब्द विशेषता बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है, कक्षा की विशेषता बता रहा है। फर्क इतना ही तो है कि गुण नहीं बता रहा, कक्षा की संख्या तो बता रहा है। भाई संख्या बता रहा है तो ये विशेषण हो गया। क्या ये विशेषण है? नहीं, ये आ गया संज्ञा और ये आ गई क्रिया, यानी एक ही शब्द विशेषण है। और इसी का आपको पद परिचय देना है, वही 3 बिंदु आपको काम में लेने हैं। नंबर 1, पहला तो भेद। भाई विशेषण है तो उन 4 विशेषणों में से कौन सा विशेषण है? नाम याद होनी चाहिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। तो 10वीं क्या गुणवाचक विशेषण है? क्या 10वीं शब्द कक्षा का गुण बता रहा है? क्या कक्षा का रूप रंग बता रहा है? क्या इसका आकार प्रकार बता रहा है? क्या इसकी दशा का बोध करवा रहा है? नहीं, 10वीं शब्द संख्या का, कक्षा का गुण नहीं बता रहा। फिर दूसरे भेद में चलो, संख्यावाचक में, संख्यावाचक क्या कहता है कि संख्यावाचक विशेषण संज्ञा की संख्या बताएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है, 10वीं कक्षा। यहां 10वीं जो शब्द है ये कक्षा की संख्या बता रहा है, संख्या बता रहा है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? संख्यावाचक क्यों हुआ? क्योंकि 10वीं शब्द कक्षा की क्या बता रहा है? संख्या। अब बात यह आती है कि संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो यहां देखो, निश्चित है या फिर अनिश्चित? निश्चित है, क्योंकि 10वीं शब्द कक्षा की निश्चित संख्या बता रहा है कि 10वीं कक्षा है। तो भेद तो आ गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। भेद हो गया कि भाई संख्यावाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक है। क्लियर? नंबर 2, दूसरी बात आ गई। अब क्या बताओगे? भेद तो बता दिया, अब इस शब्द का आपको बताना है वचन। और वचन के बारे में मैंने क्या बताया? हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, या तो एक या एक से ज्यादा। ध्यान देना, 10वीं कक्षा, बहुत सारे बच्चे त्रुटि कर देते हैं, 10 शब्द को देखकर ही मान लेते हैं कि भाई ये तो 10 का बोध करवा रहा है, बहुवचन हो गया।
अरे गौर से देखो कि 10वीं कक्षा के द्वारा क्या 10 कक्षाओं का बोध हो रहा है या फिर एक ही कक्षा 10वीं का बोध हो रहा है? अगर 10वीं कक्षा के द्वारा केवल एक ही कक्षा 10वीं कक्षा का ही बोध हो रहा है तो यह शब्द एक वचन हो गया, और अगर 10वीं कक्षा के द्वारा पूरी 10 कक्षाओं का बोध हो रहा है तो यह शब्द बहुवचन हो गया। तो बिल्कुल स्पष्ट है 10वीं कक्षा के द्वारा केवल एक ही कक्षा 10वीं का बोध हो रहा है, इसलिए 10वीं हो गया एक वचन। यहां 10वीं बहुवचन नहीं है, 10 को देखकर आपको वचन निर्धारित नहीं करना है क्योंकि 10वीं कक्षा के द्वारा केवल एक ही कक्षा का बोध हो रहा है। तीसरा बिंदु आप क्या बताएंगे? वचन भी हो गया, भेद भी हो गया, अब आप बताएंगे लिंग। अब लिंग का निर्धारण करने के लिए मैंने आपको क्या बताया? वैसे तो इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है 10वीं स्त्रीलिंग है, और अगर मैं कहता 10वां तो पुल्लिंग हो जाता, लेकिन आप संज्ञा शब्द पर भी आओ, एक विशेषण को देखकर आपको लिंग का पता नहीं चलेगा। 10वीं शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? कक्षा की। इस संज्ञा शब्द पर आपको आना है। अब कक्षा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? शब्द जोड़ करके देखो, कक्षा अच्छा है, ये तो गलत हो गया। अच्छा पुल्लिंग शब्द को आपने जोड़ा तो शब्द का प्रयोग ही नहीं हो रहा, और आप कहेंगे कि कक्षा अच्छी है। इस शब्द को जोड़ते ही वाक्य बिल्कुल सही बन गया। तो अच्छी स्त्रीलिंग है तो कक्षा भी स्त्रीलिंग है, और 10वीं भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ये हो गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ये 3 बिंदु आपने बता दिए। अब इसी में मैं बताऊं, मान लो कि 10वीं के बारे में नहीं पूछ रहा है, जो आपने पिछले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पूछा, अगर इसका पद परिचय पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? ये तो संज्ञा शब्द है भाई, सर्वनाम और विशेषण तो नहीं है। तो 5 बिंदु आपके आगे वही 1 2 3 4 और 5 बिंदु देने हैं किसी भी शब्द के बारे में। इसका आप पद परिचय दे रहे हैं, संज्ञा शब्द है, सर्वनाम तो नहीं, विशेषण भी नहीं। संज्ञा है तो संज्ञा भी 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किस में रखोगे? इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है, एक लड़की का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? इसका पद परिचय दे रहे हैं। इस शब्द का वचन एक का ही बोध हो रहा है, एक वचन। उसके बाद लिंग, निकिता, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। उसके बाद संज्ञा में चौथा बिंदु आप क्या बताएंगे? कारक। कारक कितने होते हैं हिंदी में? 8। निकिता क्या है? कर्ता कारक, कर्ता कारक, ये बता दिया, कर्ता कारक। जो कि संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि पढ़ने का काम कौन कर रही है? निकिता, कर्ता कारक है। और 5वां बिंदु आप क्रिया से संबंध बताएंगे, जो कि हो गया पढ़ती है क्रिया का कर्ता कारक, ये संबंध हो गया। ठीक है, इस प्रकार अब एक उदाहरण और बता दूं मैं इसी विशेषण में। इसी प्रकार मान लीजिए, जैसे ये तो हमने संख्यावाचक विशेषण को काम में लिया, परिमाणवाचक विशेषण का आ गया या फिर संकेतवाचक विशेषण का आ गया, तो वो आपको कैसे स्पष्ट करना है। जैसे उस पेड़ की टहनियां कमजोर हैं, ध्यान देना, उस पेड़ की टहनियां कमजोर हैं, ये वाक्य है। इस वाक्य में सबसे पहले तो ये देखो कि विशेषण शब्द कौन से है। उस सर्वनाम है, इसे आप विशेषण मानेंगे। सर्वनाम भी विशेषण होता है, जो कि चौथा प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द है और उस संज्ञा की ओर वो संकेत कर रहा है तो उसे आप संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। तो यहां ध्यान देना, कह रहा है उस पेड़ की टहनियां कमजोर हैं, तो उस क्या हो गया? विशेषण। क्लियर? विशेषण है क्योंकि पेड़ की ओर संकेत कर रहा है। आगे चलो,
क्या पेड़ शब्द विशेषण है? नहीं। टहनिया शब्द विशेषण है? नहीं। कमजोर ये शब्द विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? टहनियों की विशेषता बता रहा है कि टहनियां कैसी है? कमजोर है। कमजोर है तो इसको आप विशेषण कहेंगे। दो शब्द विशेषण है। अब इनका आपको पद परिचय देना है, वही 3 बिंदु जो मैंने बताए थे। जैसे पहले शब्द की बात करें, उसका पद परिचय, इस शब्द का पद परिचय देना है। नंबर 1, पहली बात, अगर ये विशेषण है तो विशेषण का भेद बताओ, कौन सा विशेषण है? 4 विशेषण है, 4 में से एक जरूर है। क्या ये गुणवाचक विशेषण है? क्या ये पेड़ का गुण बता रहा है? क्या ये पेड़ का रूप रंग बता रहा है? क्या ये आकार प्रकार बता रहा है? नहीं, तो गुणवाचक नहीं है। फिर दूसरा संख्यावाचक, क्या उस शब्द पेड़ की संख्या बता रहा है? नहीं बता रहा, संख्यावाचक भी नहीं है। क्या उस शब्द पेड़ की मात्रा बता रहा है? नापतोल बता रहा है? परिमाणवाचक भी नहीं है। चौथे में आ जाओ, उस क्या सर्वनाम शब्द है? हाँ, उस एक सर्वनाम शब्द है। क्या ये किसी संज्ञा से पहले आ रहा है? संज्ञा से पहले आ रहा है। क्या संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है? बिल्कुल पेड़ की ओर संकेत कर रहा है। तो भेद में आप बताएंगे ये संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण हो गया भाई। सर्वनाम शब्द है, पेड़ की ओर संकेत कर रहा है, संकेतवाचक विशेषण हो गया। नंबर 2, अब क्या बताएंगे आप? वचन। अब देखो, उस विशेषण है किसके लिए है? पेड़ के लिए। तो आप पेड़ का वचन देखो, अगर पेड़ एक वचन है तो ये भी एक वचन है, और पेड़ अगर बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है। तो पेड़ क्या है? एक वचन, तो उस भी क्या हो गया? एक वचन। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट है। पेड़ एक है तो उस भी एक वचन हो गया। और नंबर 3, तीसरा आ गया आपका लिंग का। अब उसको देखने पर आपको लिंग का पता कैसे चलेगा कि भाई उस पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है? तो मैंने उसी तरीके पर आओ, आप उस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? पेड़ के लिए। तो पेड़ का लिंग आप चेक करो कि पेड़ अगर पुल्लिंग है तो उस भी पुल्लिंग है, और अगर पेड़ स्त्रीलिंग है तो उस भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब पेड़ को देखने पर भी आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे तो पेड़ को कह देंगे कि नपुंसकलिंग है, नहीं ये पुल्लिंग है, नहीं स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग हिंदी में नहीं होता। पेड़ के साथ आप कोई न कोई विशेषण जोड़ो। पेड़ अच्छा है, बिल्कुल सटीक बैठ गया, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। उस क्या हो गया? पुल्लिंग। पेड़ का लिंग नहीं बता रहा मैं, उसका पद परिचय दे रहा हूं। अगर पेड़ शब्द पुल्लिंग है तो उस भी क्या है? पुल्लिंग है। और अगर इसी के साथ में लिखूं भाई पेड़ अच्छी है, तो अच्छी शब्द इसके साथ बैठता ही नहीं है। स्त्रीलिंग वाला विशेषण बैठा ही नहीं, पुल्लिंग वाला विशेषण बैठा है तो ये शब्द पुल्लिंग है, और ये शब्द पुल्लिंग है तो ये शब्द भी पुल्लिंग है। इसी प्रकार कमजोर का और देखो, दूसरा जो शब्द है कमजोर। ध्यान देना, नंबर 1, सबसे पहले आपको भेद बताना है। विशेषण है तो कौन सा विशेषण है? कमजोर टहनियों की विशेषता बता रहा है। अब देखो, कमजोर शब्द क्या टहनियों का गुण, रूप, रंग, दोष बता रहा है, तो ये गुणवाचक में आ गया। या इसका पता नहीं चल रहा तो ये देखो, क्या टहनियों की ये संख्या बता रहा है? नहीं बता रहा ना, संख्या नहीं बता रहा तो संख्यावाचक तो नहीं है। क्या ये टहनियों की मात्रा बता रहा है? नहीं बता रहा, परिमाणवाचक भी नहीं है। क्या ये कोई सर्वनाम शब्द है? सर्वनाम शब्द भी नहीं है, तो संकेतवाचक भी नहीं है। कौन सा बच गया? गुणवाचक विशेषण, जो टहनियों की स्थिति बता रहा है कि टहनियां कैसी? कमजोर है। तो नंबर 1 आ गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, भेद बता दिया, गुणवाचक विशेषण है। नंबर 2 आप क्या बताएंगे? अब वचन। वचन बताओ। कमजोर शब्द को देखने पर आपको वचन का पता नहीं चलेगा कि एक वचन है कि बहुवचन। देखो, कमजोर शब्द किसके लिए है? टहनियों के लिए। टहनिया शब्द क्या है? बहुवचन, तो कमजोर भी क्या हो गया? बहुवचन। बिल्कुल स्पष्ट है। क्या हो गया? कमजोर को आप बहुवचन मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि कमजोर टहनियों की विशेषता बता रहा है, और टहनिया शब्द बहुवचन है, तो कमजोर भी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। फिर बात करते हैं लिंग की। कमजोर का लिंग, इसको देखने पर पता नहीं चलेगा। आप शब्द पर आओ, टहनियों की विशेषता बता रहा है, तो टहनियां कैसी है? अच्छी या फिर अच्छा? अच्छी, तो टहनियों को आप स्त्रीलिंग मानेंगे, तो कमजोर भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग। इस प्रकार
आपको विशेषण शब्दों का पद परिचय देना है। तो मेरे हिसाब से विशेषण शब्द का अगर पद परिचय परीक्षा में पूछा जाता है तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपको 3 बिंदु बताने हैं। अवस्था वाला जो बिंदु है उसकी बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार आप अन्य भी अपने मन से कई उदाहरण ले सकते हैं, संज्ञा शब्दों के भी, सर्वनाम शब्दों के भी, विशेषण शब्दों के भी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये बिंदु आपका क्लियर होगा। ठीक है, अपना पद परिचय में 3 टॉपिक जो विकारी पदों की चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, संज्ञा वाला, सर्वनाम वाला, विशेषण वाला। अब जो विकारी पदों में जो लास्ट वाला टॉपिक चौथा बच रहा है क्रिया, उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।